वेलकम बैक फ्रेंड्स। इको लॉन्च में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरभि दुबे आज आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो 1973 के ऑयल एम्बार्गो से आई है। वो हम आगे देखते हैं क्या होता है। पहले हम समझते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। कॉस्ट यानी कि किसी भी चीज को बनाने की कितनी कीमत लग रही है, कितनी लागत लग रही है, उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, मतलब किसी भी सामान को बनाने की जब हमारी लागत इंक्रीज हो जाती है, तो जो सप्लाई होती है वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब सप्लाई डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स प्राइस हमारी क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कांस्टेंट है। प्राइजेस में कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन सप्लाई में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से सप्लाई में परिवर्तन आता है, सप्लाई में डिक्रीज आ जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब जितने भी टोटल ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज आप इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते थे एक फाइनेंशियल ईयर में, वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो मांग है वो उतनी की उतनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो गई है, इकोनॉमी में डिक्रीज हो गई है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज लेसर एज कंपेयर टू योर एग्रीगेट डिमांड। तो इसकी वजह से जब इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं तो उस सिचुएशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ हमारे एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ हमारी एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं इकॉनमी में, जिसको बनाने, समोसे की आपकी फर्म है और आप समोसे से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ के आप बनाते हैं 100 समोसे। अब इन 100 समोसे को बनाने के लिए आपको कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 1000 रुपीज़ लग रहे हैं। अगर किसी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस बढ़ गए हैं इकोनॉमी में, तो टैक्सेस बढ़ने से या वेज रेट्स बढ़ने से, वेजेस बढ़ गए, जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा कीमतें मांगने लगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वेजेस बढ़ने से या टैक्सेस बढ़ने से आपकी जो लागत है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब पहले उस समोसे को बनाने के लिए आपको 1000 रुपये लग रहे थे, लेकिन अब वही उतनी ही क्वांटिटी ऑफ समोसे बनाने के लिए आपको 1500 रुपये लग रहे हैं। समोसे की डिमांड अभी भी चेंज नहीं हुई है, डिमांड अभी भी चेंज नहीं हुई है। पहले 100 समोसे डिमांड करे जा रहे थे और अभी भी 100 ही समोसे डिमांड करे जा रहे हैं। लेकिन पहले इन 100 समोसों को बनाने के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ रहे थे और अब इन 100 समोसों को बनाने के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जैसे ही आपकी लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है, प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक्स में पाई से डिनोट करते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही आपका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है, तो आप क्या कर देंगे, इस कमोडिटी को कहीं ना कहीं से, इस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं से अर्न करने की कोशिश करेंगे। तब आप अपने सप्लाई को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि डिमांड आपके हाथ में नहीं है। आप एज अ फर्म, एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, आपके हाथ में सिर्फ क्या है, सप्लाई है। तो आप कमोडिटी की सप्लाई को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जैसे ही सप्लाई इस कमोडिटी की कम हो जाएगी, डिमांड अभी भी उतनी ही है, तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएंगे। और ये सिचुएशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेकर आती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो हम ऑयल एम्बार्गो जो हुआ था 1973 में, उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। 1973 में ऑयल क्राइसिस आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हुआ ये था कि जो इजरायलियंस थे उनका ओपेक कंट्रीज के साथ में वॉर चल रहा था, जिस वॉर का नाम था योम किपुर वॉर। तो इस वॉर के दौरान जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सचेंजिंग कंट्रीज थी, उन्होंने कार्टेल फॉर्म किया हुआ है। ये सारी कार्टेल्स होती हैं।
इन्होंने क्या करा, इजराइल्स की जितनी भी सपोर्टिंग कंट्रीज है जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस, जापान, नीदरलैंड, इन सब से वॉर करने के लिए ऑयल को एज अ कमोडिटी यूज किया था, ऑयल को एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कमोडिटी यूज किया था ट्रेड वॉर करने के लिए। और उन्होंने क्या करा, ओपेक कंट्रीज ने सब ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसका जो सप्लाई है उसको 50% तक डिक्रीज कर देंगे, 50% तक डिक्रीज कर देंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएस इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमीज में आ रही थी और बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। जैसे ही 50% से सप्लाई ऑयल की डिक्रीज हुई तो उसका जो फर्क था वो यूएस इकोनॉमी पे डायरेक्ट पड़ने लगा। हुआ ये कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थे, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड बिकॉज देयर वाज नो गैस इन द इकोनॉमी, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थे उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू योर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो आपके 400% तक इंक्रीज हो गए थे। और इस सिचुएशन को ऑयल शॉक सिचुएशन कहा जाता था, जिसके हमने बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे थे। Now let us discuss various causes of cost push inflation. So the very first cause of cost push inflation is increase in the wages. वेजेस जो होते हैं, जो लेबरर्स को उनके काम के बदले में पैसा दिया जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। तो जब इकोनॉमी की बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस मिलकर के हड़ताल करती हैं, स्ट्राइक्स करती हैं, तो ये सब मिलकर के हमारे जितने भी लेबरर्स हैं उनके वेजेस को इंक्रीज करवा लेती हैं। अब वेजेस इंक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या होती है समझिएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमको, या कोई बड़ी फर्म है जो 10,000 या 15,000 करोड़ का प्रोडक्शन करने वाली है। अब ये प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो ये आज के आज नहीं होगा। इसको बनाने के लिए 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। दैट मीन्स इसका जो इफेक्ट है, जो प्रोडक्शन है, इसका जो इफेक्ट है वो हमें आने वाले समय में बाद में मिलेगा। लेकिन होता क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस जब मिलकर के वेजेस को बढ़वा लेती है तो उसकी वजह से इन लोगों के हाथ में आज के आज पैसा चला जाता है, इनके पास में पैसा आज के आज चला गया। लेकिन जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो उतना का उतना है, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जब प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, अगेन आपकी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी डिमांड है, लोगों के पास में परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उनके वेजेस बढ़ गए हैं, दैट मीन्स उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, मतलब पैसे खर्च करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जब उनकी पैसे खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करने लगते हैं, और साथ साथ इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी लेकर के आते हैं। इस सिचुएशन को वेज प्राइस स्पाइरल कहा जाता है। तो वेज इन्फ्लेशन इसलिए भी खराब होता है क्योंकि ये अपने साथ साथ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो लाता ही लाता है, सप्लाई को तो अफेक्ट करता ही करता है, साथ साथ इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी लेकर के आता है। सेकंड होता है इन केस ऑफ मोनोपोली, जो हमने अभी लास्ट केसेस में देखा, जो ऑयल एम्बार्गो हुआ था, जहां पर यूएस इकोनॉमी से जब लड़ाई करनी थी, तो इसराइलियंस के से जब लड़ाई करनी थी तो ओपेक ने सैंक्शन लगा दिया था, एम्बार्गो लगा दिया था कि भाई हम इससे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करके देंगे ही नहीं। तो उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी एक मोनोपोली फॉर्म कर ली थी, मोनोपोली जहां पर सिर्फ वही राजा रहेंगे, उन्हीं के हाथ में पूरा का पूरा प्रोडक्शन रहेगा। और उन्होंने अपने हाथ में सप्लाई के सैंक्शन को करके प्राइसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्रॉफिट मार्जिन आपके इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब अब आपकी इच्छा ज़्यादा होने लगी है प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की, तब भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप सप्लाई को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, और उस कमोडिटी की जब सप्लाई होने लगेगी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, तो इकोनॉमी में प्राइजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। हायर टैक्सेस, ये हायर टैक्सेस सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। टैक्सेस वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की, यहाँ पर हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब गवर्नमेंट
फर्म्स पे लगाती है तो वो टैक्सेस जो फर्म्स रहती हैं वो कंज्यूमर्स से निकालने की कोशिश करती हैं, और जिसकी वजह से अगेन आपकी प्राइजेस इकोनॉमी में बढ़ जाती हैं। फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट्स। बेसिक इनपुट्स का मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल है। सपोज किसी पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए हमें किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, लेकिन किसी वजह से वो बेसिक इनपुट हमारे पास में कम हो गया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होने से उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने से अगेन प्राइसेस बढ़ करके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेकर आएंगी। लास्ट होता है नेचुरल डिजास्टर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला था हरिकेन कटरीना के टाइम पे। हरिकेन कटरीना जब आया था तब भी इकोनॉमी में सप्लाई डिक्रीज हो गई थी। अभी हम रिसेंट में अगर एग्जांपल देखें तो कोरोना इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो गई है, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्रीज हो गई है, और आप आने वाले समय में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे प्राइजेस कमोडिटी की क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत बड़ा रीजन होते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लाने के लिए। अभी जिनका डाउट था कि कोरोना की वजह से कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, तो उनका सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोरोना की वजह से कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Now, let us see the graphical representation of cost push inflation. तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये वाला जो है ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ हमने दो एक्सिस ली हैं, एक है आपकी एक एक्स एक्सिस और एक है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने रियल लेवल ऑफ इकोनॉमी देखा, रियल आउटपुट का लेवल, मतलब कि रियल जीडीपी, मतलब इतना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ वाई एक्सिस पे हमने प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी को लिया है, मतलब इकोनॉमी में कितने प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना है। अच्छा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हैव अ डाउट कि ये एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है, जबकि एग्रीगेट डिमांड कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इफ़ यू रिमेंबर, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व हम बनाते हैं वो इस तरीके का कुछ बनाते हैं, जहां हम एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। बट ये जो ग्राफ है ये हमारा प्राइस और रियल जीडीपी के बीच में बन रहा है। इस रीजन से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बना रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम शॉर्ट रन का माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड कर्व याद करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डिमांडेड इन द इकोनॉमी, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्राइजेस इन द इकोनॉमी, और जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये एक इंडिविजुअल का बनता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स का डिमांड कर्व बना इंक्लूड कर लेते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाते हैं, और वही आपकी एग्रीगेट डिमांड भी होती है। इस वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। Now this is your long run aggregate supply curve. Long run aggregate supply curve जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था वो हमने लिया है यहाँ पर, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों लिया है, दैट इट शोज कि ये आपका पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, मतलब इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर पोटेंशियल, इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। ये जो हमारा सप्लाई कर्व है ये वाला, ये हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। दिस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये कैसा बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के ये इस तरीके से कुछ है, दैट मीन्स इसका स्लोप यहाँ पर बहुत कम आ रहा है, और यहाँ पर जाकर के बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई स्लोप पे आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम थोड़े से भी चेंजेस इकोनॉमी में करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी हमारी इतनी है, लेकिन हमने हमारे रिसोर्सेज को अभी तक फुल्ली यूटिलाइज किया ही नहीं है। तो जैसे ही आप थोड़े से भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे आपका स्लोप कैसा होता चला जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, और बाद में धीरे धीरे जाकर के वो कैसा होने लगेगा, स्टीपर, और बाद में जाकर के वो इनइलास्टिक हो जाएगा, मतलब इस पोटेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन इकोनॉमी में कर ही नहीं सकते हैं।
अब एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा ये वाला है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा ये वाला है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसका मतलब ये इकोनॉमी में प्राइजेस क्या कर रहे हैं, प्रिवेल कर रहे हैं। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इकोनॉमी में प्राइजेस हैं वो कौन से हैं, P0 वाले प्राइजेस हैं। जैसे ही हमने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, अगर मैंने बोला ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है और डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो डिमांड कर्व वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन सप्लाई कर्व मेरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने सप्लाई कर्व को क्या कर दिया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। जैसे ही हमने सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा, जहां पर ये इस इवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और प्राइसेस कौन से हो गए हैं, अब ये वाले हो गए हैं। दैट मीन्स कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को चेंज करने की वजह से इकोनॉमी में क्या हो गए हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। देखने वाली बात यह है कि जैसे ही ये न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हुआ, तो पहले आपका लेवल ऑफ आउटपुट ये था, YM था, लेकिन अब आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो गया, Y0 हो गया, ये वाला आउटपुट लेवल आया। दैट मीन्स आपका इकोनॉमी का रियल जीडीपी, आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो इस सिचुएशन को हम स्टेगनेंट ग्रोथ कहते हैं, और इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जहां इकोनॉमी में प्राइसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से रियल जीडीपी नहीं बढ़ती है। रियल जीडीपी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है, ग्रोथ आपकी डिक्रीज हो जाती है। उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो वो अपने साथ साथ ग्रोथ को भी लेकर के आते हैं, अपने साथ साथ रियल जीडीपी को भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, वो रियल जीडीपी को इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज करता है। इसलिए अगर हमसे कोई पूछे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ज्यादा खतरनाक इकोनॉमी के लिए कौन सा रहता है, तो वो कौन सा होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe, and in our next lecture we will be discussing about inflation on the basis of speed or intensity. Thank you students. Bye bye.